हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल केम थॉट एजुकेशन पर। आज हम लोग जेई लेवल का एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर टेस्ट अध्ययन करने जा रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ है उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाई हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज। लोवेस्ट एनर्जी क्या होगा एक स्पेक्ट्रल लाइन का, जबकि यह जो है इमिट किया जाता है लाइमन सीरीज के अंदर हाइड्रोजन एटम के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना होगा, जहाँ पर कि H आपका प्लैंक कांस्टेंट, C वेलोसिटी है और फिर R आपका रिडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी लोग को रिडबर्ग कांस्टेंट के द्वारा एक फार्मूला पता है 1/λ या फिर न्यू बार इक्वल टू RH या फिर R सिंपल भाषा में बोल सकते हैं Z² अपन में 1/n1² माइनस 1/n2² होता है। ठीक है, तब इस केस में लाइमन सीरीज के लिए पूछा गया है और लोवेस्ट एनर्जी की वैल्यू आपको बताना है, यानी कि एनर्जी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तब इस केस में आपको n1 बराबर रखना होगा 1 और n2 बराबर रखना होगा 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी पूछा गया है, फार्मूला यहाँ आपका किसका दिया हुआ है, तो यहाँ पर फार्मूला आपका दिया हुआ है वेव लेंथ का, है ना। वेव लेंथ और आपका स्पेक्ट्रम निकालने का फार्मूला दिया हुआ है। तो जैसा कि हम सभी लोग को पता है इसके बारे में कि 1/λ बराबर फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है RH² फिर 1/n1² माइनस 1/n2², ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ n1 बराबर हो जाएगा 1, n2 बराबर हो जाएगा आपका 2 और Z की वैल्यू इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर उसका 1 रखेंगे। लेकिन हमें पूछा गया है एनर्जी ना, तो एनर्जी के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं डेल्टा E बराबर होता है Hc/λ, यानी कि डेल्टा E बराबर होता है आपका Hc/λ 1/λ और मल्टीप्लाई बाई Hc। ठीक है, तब 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, तब 1/λ बराबर हो जाएगा आपका 1/λ बराबर 1/λ इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, डेल्टा E/Hc लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर बस करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे 1/λ बराबर 1/λ की वैल्यू, तब क्या लिख सकते हैं डेल्टा E/Hc। तब यही 1/λ की वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करना होगा। तब ये हो जाएगा डेल्टा E/Hc इज इक्वल टू RH की जगह पर हम R लिखते हैं Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ओके, तब डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा आपका HcRZ², पहले फार्मूले को अच्छे से लिख लेते हैं 1/n1² माइनस में 1/n2², ये चीज़। अब बस सभी फार्मूलेज के वैल्यूज़ को हम रख देंगे, पता चल जाएगा। देखो ऑप्शन जो हम लोग देखे थे इस केस में, तो ये चारों ऑप्शंस में आपका फाइनली सॉल्व नहीं किया गया है, बस इसमें हमें n1 और n2 की वैल्यू को रख करके सॉल्व करना है और z की वैल्यू को रख करके। तब ये हो जाएगा RH मल्टीप्लाई बाई 1² ब्रैकेट में 1/1² माइनस में 1/2²। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा RH मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे, इसका 4 आ जाएगा। तब 1 4 जा 4, 4 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि आपका ये आ जाएगा RH मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस सॉरी यहाँ पर तो 1 करेंगे ना, यहाँ पर 3 नहीं होगा 1 होगा, तो 4 - 1 इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा E बराबर RH मल्टीप्लाई बाई 3/4 हो जाएगा। तब इसमें हम चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन दिया है, C वाला ऑप्शन इस केस में सही हो जाएगा। ठीक है, R3HCR/4, इस प्रकार से हमें यह क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, नीचे वाला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो हम लोग देख सकते हैं मैक्सिमम सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आइसोटोप के बारे में बात किया है, लेकिन कौन सा आइसोटोप के बारे में बोला है नहीं बोला है। लेकिन हम अगर ऑप्शंस के बारे में देखें तो उससे पता चल रहा है कि यह 1H3 के बारे में बात कर रहा है। तो 1H3 में हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बारे में बताना है। तो
एटॉमिक मास बराबर होता है, आप सभी लोग को पता होगा एटॉमिक मास बराबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका एटॉमिक मास 3 दिया है, अर्थात इस केस में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसका सम क्या होता है 3 होता है। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें 3rd नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है निगेटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का निगेटिव वैल्यू क्या चीज़ इंडिकेट करता है, आइसोटोप्स के बारे में। तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू निगेटिव होता है तो उस केस में यह माना जाता है कि आइसोटोप क्या है, स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू निगेटिव होता है तो यहाँ पर आपका इसका जो है आइसोटोप जो है कि स्टेबल माना जाता है। ठीक है, अब ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ये चीज़ आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग फिर कभी और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑल न्यूक्लियस एग्जिबिट रेडियो एक्टिव व्हेन द एटॉमिक नंबर एग्जिबिट। तो इसके लिए आपका P/N का एक फार्मूला होता है। अगर इसकी वैल्यू 1.5 से ज़्यादा आता है, इसका रेशियो 1.5 से ज़्यादा आता है, उस केस में आपका माना जाता है कि वह एटम जो है कि रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, प्रोटॉन अपन न्यूट्रॉन का फार्मूला P/N की वैल्यू जो है कि 1.5 से ज़्यादा हो तब उस केस में वह स्टेबल नहीं होता है। तब इसके लिए जो है कि एक नंबर आता है, वह नंबर होता है आपका 83। अगर एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा है किसी भी मॉलिक्यूल का या फिर 83 है, तब उस केस में वह स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इन चारों में से, इन तीनों में से, चौथा ताल आप देश दिया है यूरेनियम, रेडियम और थोरियम, इन तीनों में से कौन आपका नेचुरल रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि नेचर में ऑटोमेटिक रेडियो एक्टिव के रूप में पाया जाता है। तो उस केस में आपका तीनों के तीनों नेचुरली इनका बिहेवियर कैसा होता है, रेडियो एक्टिव बिहेवियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट इन ऑल ऑर्बिटल्स हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर 1। कोई एक एलिमेंट है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिया है, 2 दिया है, n की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 2 और l की वैल्यू दिया गया है 1। तब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तब एक्चुअल में यह कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सा सबसेल है, 2p का सबसेल है। तो 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो जब 3 ऑर्बिटल होंगे तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं, तो इसके इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए फार्मूला होता है 2l + 1 × 2, यानी कि 4l + 2, यानी कि 4 × 1 + 2, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका। एक क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा पढ़िए, फिर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। इसमें शायद हमारे हिसाब से 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमें पतला करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा एक स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। पहला दिया गया देयर आर 7 प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल, कि क्या किसी भी एटम के पास 7 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। द सेकेंड प्रिंसिपल सेज, यानी कि सेकेंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बताता है कि इसके पास 4 सब एनर्जी लेवल है एंड कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला हमें ऑप्शन सही दिख रहा है। अगर हमारे पास सेकेंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है, सेकेंड प्रिंसिपल एनर्जी का मतलब n = 2, जब n = 2 है तब सेकेंडरी एनर्जी लेवल यानी कि L की वैल्यू इस केस में कितनी आती है, L की वैल्यू इस केस में एक सेकेंड L की वैल्यू तो 2 ही आएगी ना, यहाँ पर 4 दिया है, ठीक। L की वैल्यू आती है 0 और 1, 2 ही आती है। और इसके पास आपका ऑर्बिटल जो है 4 होते हैं, इसके पास ऑर्बिटल जो है 4 होते हैं। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, हमने सोचा कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन हाँ इसके जो है कि L की वैल्यू तो 2 ही आएगा, L बराबर एक्चुअल वैल्यू 2 आता है, लेकिन M की वैल्यू इसकी 4 होती है और इलेक्ट्रॉन 8 होता है। यह बात इसका सही है, लेकिन जो आपका एक और स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट इसका थोड़ा सा गलत दे दिया है कि आपका ये जो L की वैल्यू है यहाँ पर
है ना, कहाँ दिया गया है, एंड 4 सब एनर्जी लेवल। 4 सब एनर्जी लेवल नहीं होते हैं, 2 सब एनर्जी लेवल होते हैं, यानी कि सब एनर्जी लेवल का मतलब एल की वैल्यू इस केस में 2 होता है, न कि 4 होता है। एम की वैल्यू होता है 4, और इलेक्ट्रॉन तो सही दिया है। सी यानी कि वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। बी वाला ऑप्शन भी गलत है। सी वाला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल एन। जो एन है प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, उसके पास मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसा कि हम सभी लोग को पता होगा कि अगर कोई भी अगर एटम में देखें तो उसके एनर्जी लेवल को बांटा गया है, फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसको लोग बोलते हैं के, एल, एम और एन। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में जानकारी वो चाहता है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा इस केस में, फर्स्ट के को हम बोलते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल और फोर्थ एनर्जी लेवल। यानी कि फार एन स्मॉल एन, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला होता है 2 इंटू में एन स्क्वायर। अब एन की वैल्यू हमें रखना होगा 4, तो 2 इंटू में 4 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन, जो कि इस केस में आपका सही दिया हुआ है ना, कि इस केस में प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में आपके 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगला 4s सब एनर्जी लेवल है हाईएस्ट एनर्जी देन 3d सब एनर्जी लेवल। 4s की एनर्जी ज़्यादा होती है 3d के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम लगाते हैं n+l रूल। तो n+n रूल ये बताता है कि जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होती है वह ज़्यादा एनर्जी वाला होता है। तो 4s के लिए हो जाएगा 4 + 0 = 4, 3d के लिए हो जाएगा 3 + 2 = 5, है ना, 3 + 2 = 5। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी ना, लेकिन यहाँ पर दिया है 4s का ज़्यादा होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पर कि इस पेपर में थोड़ा ज़्यादा ही थ्योरेटिकल आ गया है, इतना नहीं आना चाहिए, है ना। 8वां क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इन 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल में स्फेरिकल नोड बताना है। स्फेरिकल नोड का मतलब होता है रेडियल नोड। दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो स्फेरिकल नोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है आपका रेडियल नोड इन 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल के अंदर कितने रेडियल नोड है यह आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू, इसके लिए फार्मूला होता है रेडियल नोड बराबर, रेडियल नोड का फार्मूला यहाँ पर आपके लिए होता है n-l-1, जहाँ n बराबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l बराबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तब अगर हम इसमें देखें 3p में देखें तो यह है आपका n की वैल्यू, यह है आपका l की वैल्यू। l की वैल्यू p के लिए होता है 1, यानी कि रखेंगे 3 - 1 - 1, यानी कि सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1। यानी कि कितने रेडियल नोड होंगे, स्फेरिकल नोड होंगे, तो 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम एंड एक्साइटेड स्टेट इज, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई की वैल्यू दिया हुआ है, कितना, 4.4 × 10⁻⁻4 जूल। तब द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ट्रांजिशन, तो कितना लेमडा की वैल्यू जरूरत पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन कर सके, है ना। फोटॉन का वेवलेंथ कितना होना चाहिए इस केस में, ठीक है। तब बहुत सिंपल सा हमें प्लैंक के क्वांटम थ्योरी का फार्मूला एनर्जी वाला लगाना होगा। डेल्टा ई बराबर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, hc/λ, ठीक है। अब लेमडा बराबर होता है आपका hc/डेल्टा ई। डेल्टा ई का वैल्यू दिया हुआ है, h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, सॉल्व कर देंगे। h की वैल्यू होता है 6 पॉइंट, जाहिर, और एक अच्छी बात यह है कि सभी का यूनिट कट पिट करके ख़त्म होने वाला आ रहा है। 6.6 × 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू में 10⁸ अपान में इसकी डेल्टा ई की वैल्यू क्या दिया है, 4.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14 दिया हुआ है ना। यहाँ पर शायद मिस्टेक है, 10⁻⁻14 होगा, 10⁻⁻14 होगा, -4 नहीं होगा, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है, 10⁻⁻14 हो जाएगा, ठीक है। अब
तब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि इसकी यूनिट कट रहा है जूल सेकेंड, और यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हो जाएगा जूल। तो इस केस में सारी यूनिट को पहले हम कट कर देंगे, ये इससे सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, बचेगा किस में आएगा आंसर, मीटर में आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10 टू द पावर -14 10 टू द पावर -34 से कट करके आ जाएगा 10 टू द पावर -24, और ये इसके साथ सॉल्व होगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर -24 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -8 यहाँ पर लिखेंगे। तो 10 टू द पावर -8 लिखेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -18 आएगा, है ना, इसकी वैल्यू। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर एक सेकेंड, हमने गलत काटा है ना, हाँ हमने गलत काटा है 10 टू द पावर यहाँ पर आ जाएगा -20 आएगा, 10 टू द पावर -20 आएगा। अब ये सॉल्व होकर के आएगा 10 टू द पावर -12, ये इस प्रकार से होगा कट करने के बाद। अब देखिए अब क्या क्या बचा, 6.6 इंटू में 3, यहाँ पर 4.4 इंटू में 10 टू द पावर -12 मीटर। ठीक है, अब बस सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले 3 के टेबल से कटाते हैं, 2 के टेबल से कटाते हैं 2.2, और ये हो जाएगा 3.3। अब आगे आपका 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 अपन में 2.2, फिर मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -12 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर 2 होता और मतलब पॉइंट के बाद वाला नहीं होता तभी कितना आता, 4.5 आता। अब उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा तो इसका एग्जैक्ट आंसर आता है 4.52 इंटू में 10 टू द पावर -12 मीटर। ओके, इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं किसके अंदर दिया है 4.52 इंटू 10 टू द पावर -12, डी वाला ऑप्शन इस केस में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन हैव हाईएस्ट एनर्जी। यहाँ पर आपके 4 सेट दिए हुए हैं, उन चारों सेट के हिसाब से बताना है कि किसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हाईएस्ट होगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो गया है हमें सेट एडिटिंग करते समय, इसलिए हम इसको एक स्क्वायर के रूप में दिखाते हैं, अलग अलग कलर के स्क्वायर के रूप में। एक ये है, एक आपका ये आपका अलग है, एक आपका स्क्वायर ये है, हमें इसको मिटाना पड़ेगा ऐसे पर। ठीक है, अगला स्क्वायर आपके सामने दिया गया है इधर कि ये ऐसे और ऐसे पर है एक स्क्वायर, फिर एक आपका वैल्यू दिया है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो जो सही ABCD इसमें हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा गलती दिया है, जिसमें जो सही होगा उसके हिसाब से हमें काम करना होगा। ये सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। n+l का जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, फिर से हम लिखते हैं यहाँ पर, अच्छे से नहीं दिख रहा है, n+l का जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर 2 एलिमेंट के लिए n+l की वैल्यू अगर सेम हो जाए तब जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तब देखो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे पहले वाले केस में तो n+l की वैल्यू कितना आता है 5, दूसरे वाले केस में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आता है 5, तीसरे वाले केस में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर n+l की वैल्यू आता है 6, इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो n+l की वैल्यू आती है आपका 5, है ना। इस केस में भी आता है आपका क्या 5। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, चारों हो गया ना, हाँ चारों हो गया। अब इन चारों में देख लीजिए जिसके अंदर आपकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी n की वैल्यू मतलब एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो n+l की वैल्यू छा गया है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, सही होगा, इसका आंसर सही होगा। जिसमें n+l की वैल्यू छा रहा है वो वाला सही होगा। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, JEE मेंस में सेकेंड शिफ्ट में आपका मतलब कि सेकेंड सेशन में यानी अप्रैल में 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच आर द फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मिसप्रिंट है,
इन एग्रीमेंट विथ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। मतलब कि हाइड्रोजन एटम के लिए बोर मॉडल जो है, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट एग्रीमेंट। इज नॉट एग्रीमेंट का मतलब दोनों मैच नहीं करता है। जो इसमें पास्चुलेट दिए गए हैं वह बोर पास्चुलेट क्वांटम मैकेनिकल के मॉडल से कैसे एग्रीमेंट नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना है। तब यहाँ पर देखिए पहला आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट है यहाँ पर। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू ए लोअर एनर्जी स्टेट देन इमिट्स ए फोटॉन ऑफ लाइट। जब एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में लाता है तो फोटॉन को यानी कि एनर्जी को इमिट करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब एक इलेक्ट्रॉन मान लो सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है तो क्या उस केस में वह अपने एनर्जी को इमिट करता है। तो ये बात बिल्कुल सही बोला गया है। ठीक है, तो ये बात आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया गया है यहाँ पर कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी स्टेट्स मूव्स ए सर्कुलर अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम का स्टेशनरी स्टेट में वह सर्कल के अराउंड मतलब कि सर्कुलर पाथ में यह घूमता रहता है। ये बात आपका बोला गया है। तो इसके बारे में आपका बोर पास्चुलेट कुछ नहीं कहता है। अभी हम समझेंगे कि कैसे है। एन एटम, पहले C1 देखते हैं। एन एटम इन ए स्टेशनरी स्टेट डज नॉट इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियस एज लॉन्ग एज इट स्टे सेम स्टेट। कोई अगर एटम है, अगर वह उसी स्टेट में यानी कि जिस सेल में है उसी सेल में रहे लंबे समय तक तो वह एनर्जी को इमिट नहीं करता। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, एकदम सही बात है। कभी भी वह एनर्जी तभी इमिट करेगा जब वह हायर से लोअर में आए और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जब लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जाए तब। अगला, एन एटम कैन टेक ओनली सर्टेन डिस्टिंक्ट एनर्जी स्टेट E1 E2 E3। बिल्कुल सही बात है। इसके पास E1.2 या E2.3 टाइप का एनर्जी लेवल नहीं होता है। दिज अलाउड स्टेट्स कांस्टेंट एनर्जी स्टेशनरी स्टेट। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला आपका बी वाला स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी स्टेट में मूव करता है सर्कुलर पाथ में। यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से, क्योंकि इसका पाथ जो है सर्कुलर भी हो सकता है और फिर अलग अलग प्रकार के भी पाथ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यह परफेक्ट नहीं बैठता है। आया समझ में? तो 11th का बी वाला ऑप्शन गलत है और इसमें गलत ही पूछा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा इस केस में सही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमें स्टेटमेंट है उसे पढ़ने हैं, समझने हैं, करने हैं। क्या मैं बोलते रहा हूँ। डाई पॉजिटिव जिंक एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। डाई पॉजिटिव जिंक पैरामैग्नेटिज्म होता है ड्यू टू लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए 3D ऑर्बिटल ऑफ न्यूट्रल एटम। कितना बकवास बोल दिया है भैया। जिंक के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 4s2 3d10। 3d10 स्टेबल है, 4s में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है न कि 3d में से। लेकिन यहाँ बोल दिया है 3d में से इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाया जा रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। ये वाला ऑप्शन गलत था। अगला, बीटा इमिशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस द एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट यानी कि पेरेंट एलिमेंट डिक्रीजेज बाई 1। नहीं। अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, ठीक है, अगर इसमें से एक बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है, बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है और वो हो जाता है Z+1, है ना, ये हो जाता है। लेकिन इसमें बोल रहा है डिक्रीज हो रहा है 1, तो ये बात भी गलत है। अगला क्वेश्चन, इमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिजल्ट डिक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4। हाँ, ये बात सही है। अगर कोई एक एलिमेंट है अल्फा पार्टिकल निकलता है तब उस केस में से आपका एटॉमिक नंबर 2 घटता है और एटॉमिक मास आपका 4 घटता है। ठीक है, यानी जैसे एक एलिमेंट है A, इसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास है M, तब
अल्फा पार्टिकल रिमूव होने के बाद आपका ये बन जाएगा Z-2a। अब ए भी बदल जाएगा ना, ए के बजाय कुछ और हो जाएगा, ए के बजाय बी हो जाएगा Z-2, क्योंकि एटॉमिक नंबर बदल गया ना, और यहाँ पर हो जाएगा M-4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपका सही है, सी वाला ऑप्शन इस केस में सही है। ठीक है, अगला दिया है सक्सेसिव इमिशन ऑफ 2 बीटा पार्टिकल फ्रॉम रेडियोएक्टिव रिजल्ट डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर बाई 1। नहीं, लगातार 2 बीटा पार्टिकल रिलीज होने के बाद लगातार 2 एटॉमिक नंबर घटेंगे, न कि 1 एटॉमिक नंबर घटेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपका, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग बोर्स मॉडल इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट बताता है कि आपका जो बोर मॉडल है वह गलत है, इसके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो आपका हो जाएगा इट प्रेडिक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज मोर। यह बताता है, प्रेडिक्ट करता है कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज NH/2π। एंगुलर मोमेंटम हाइड्रोजन एटम के लिए NH/2π होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है ना। इट इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ स्टेशनरी स्टेट। यह जो है कि स्टेशनरी स्टेट के आइडिया के बारे में बताता है, तो ये भी बात सही है। इट एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बात सही है। ए वाला ऑप्शन इस केस में क्या होता है, गलत होता है कि ये बताए कि न्यूक्लियस के आसपास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ना, ऐसे नहीं होता है। यह ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कि न्यूक्लियस के आसपास। ऑर्बिटल्स के अंदर एक विशेष प्रकार का डिजाइन होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे S का डिजाइन हो गया, P का डिजाइन हो गया, D का डिजाइन हो गया। ठीक है ना। अब अगला, क्लोरीन के करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके चारों सेट क्वांटम नंबर का बताना है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और उसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p5, है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2। तब इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5। ये है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तब इसके लिए चारों क्वांटम नंबर बताना है। तो इसके लिए n की वैल्यू कौन बताएगा, n की वैल्यू यहाँ से पता चलेगा। n की वैल्यू क्या है, 3 है। p ऑर्बिटल में है तो यानी कि l की वैल्यू क्या है, 1 है। और m की वैल्यू क्या होगा, m की वैल्यू डिपेंड करता है l के ऊपर। तो l बराबर दिया है तो m बराबर होता है फार्मूला 2l + 1, यानी कि आपके टोटल 3 वैल्यू होते हैं। तो 2 इंटू में 1 + 1, यानी कि टोटल 3 वैल्यू होते हैं। इस केस में इसका +1 0 और -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक है, और s की वैल्यू होता है यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज पहले वाले को कंसिडर किया जाता है, तो +½ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, +½ हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 3 1 -1 +½ क्या दिया है इस केस में, तो देखते हैं। अच्छा, इस केस में जो है आपका प्लस माइनस में नहीं दिया है और s की वैल्यू नहीं दिया है, तभी हो जाएगा 3 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आपका एक एलिमेंट है, उसमें से ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाइड्स वन मोस्ट लाइकली डीके ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के इमिशन होने से क्या बनता है ना। तो जब पॉजिट्रॉन इमिशन होता है उस केस में यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। यह आपका Cu59 बनता है, कॉपर का बोला है ना। अच्छा, चारों कॉपर दिए हैं तो कॉपर के बारे में बात की जा रही है। जब भी कोई पॉजिट्रॉन इमिशन होता है तो Cu59 एलिमेंट बनता है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट में, रेडियोएक्टिव केमिस्ट्री में हम लोग इसको खूब विस्तार से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है एजीमुथल क्वांटम नंबर L बराबर 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जब L की वैल्यू दिया हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला होता है आपका कौन सा फार्मूला होता है, तो आप लोग को पता होगा 4l + 2 ये फार्मूला होता है, यानी कि 4 × में 3 + 2 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि मान लीजिए बोर मॉडल ऑफ एन रेडियस बोर मॉडल
एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज वाई। फर्स्ट ऑर्बिट का एटॉमिक रेडियस वाई दिया है, तो थर्ड ऑर्बिट का क्या होगा, है ना। तब यहाँ पर फार्मूला के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक ही एलिमेंट में बात किया गया है ना, तब फार्मूले में हमें एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए R1 बराबर दिया हुआ है 0.0529 n² एंगस्ट्रॉम, ये फार्मूला होता है। तब R1 मतलब R बराबर ये फार्मूला होता है, तब R1 बराबर क्या हो जाएगा 0.0529 इंटू में 1² एंगस्ट्रॉम, और इसकी वैल्यू दी हुई है y, ठीक है। तब R3 बराबर थर्ड ऑर्बिट के लिए R3 बराबर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए हो जाएगा 0.0529 इंटू में 3² अपन में z एंगस्ट्रॉम, इसके बराबर क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। तब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0529 इंटू में n² 3 3 जा 1, है ना, 1 3 3 जा 9 सॉरी, इंटू में 1 z एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तब हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 0.0529 इंटू में 1/z एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाई 9। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम y लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो y मल्टीप्लाई बाई 9, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 9y, ठीक है। कौन सा आंसर आ जाएगा 9y, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब लेवल्स ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन n सेल में, यानी कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था फर्स्ट सेल KLMN, है ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा KLM और N। इसमें आपको बताना है टोटल क्या चीज़, सब लेवल्स, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स। सब लेवल के बजाय हमें एनर्जी लेवल देना चाहिए था, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग हो गया इसके पास। तो इसके लिए n की वैल्यू होता है 4, है ना। तो जब n की वैल्यू 4 होगा तो l की वैल्यू नहीं पूछा है, डायरेक्ट m की वैल्यू पूछा है। तो जब n की वैल्यू 4 होता है तो l की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे। तो चलो हम रफ पर देखते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। किसके लिए पूछा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कैपिटल N के लिए। तो कैपिटल N के लिए n की वैल्यू होता है 4। तब पहले l की वैल्यू भले नहीं पूछा है, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तब l की वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 to n-1, यानी कि 0 से लेकर के 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि 0 1 2 3। इसके लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं 3। फिर इसके लिए कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे आपका 5, ठीक है 5। और इसके लिए कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे 7 टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तब सभी को हमें काउंट करना है कितने ऑर्बिटल्स हुए। तो 1 + 3 4 + 5 9 + 7 = 16। कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे टोटल 16 ऑर्बिटल होंगे। अब सभी में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करना पड़ेगा ना। तो 2 + 5 2 + 6 + 10 + 14 कि 2, यानी कि 2 + 6 + 10 + 14, इसको भी काउंट करेंगे। तब कितना आ जाएगा इसका आंसर 6 और 2 8 और 10 18 18 और 6 18 और 6 कितना हो जाएगा 18 और 14 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि पहला आंसर आएगा क्या 4, दूसरा आएगा 16, तीसरा आएगा 32। जिसके अंदर यह नंबर होगा वह सही है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा 4 16 32, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये मैच द कॉलम है। इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो रूल दिए हुए हैं उस रूल से, मतलब कि ये जो नाम दिए हुए हैं साइंटिस्ट का और उनके रूल से इसको मैच करना है।
तो जब हम इसको मैच करने चलेंगे तब देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर ई का खुल गया, कैसे बंद होगा? हाँ, अबे भैया बस कार हो गया। हुंड्स रूल, हुंड्स रूल क्या होता है? हुंड्स रूल क्या बताता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स बिलोंगिंग टू सेम शेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। हुंड्स रूल पहले बताता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो पेयरिंग है तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, यानी कि ए का हो जाएगा आर। ठीक है, अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखते हैं। नॉट टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। ये आपको बताते हैं पाउली भैया। क्या बताते हैं पाउली भैया? कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए किसी भी एक एटम में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, है ना। और डी, हाइजेनबर्ग क्या बताते हैं? इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ सब्सिडियरी ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली। किसी भी एक पार्टिकल के लिए उसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करना, फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, अच्छा देखो अगला दिया है, लास्ट में बचा आपका अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ प्रिंसिपल जो है कि आपका बताता है इलेक्ट्रॉनों को फिल करने के लिए, जो कि यहाँ पर टी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी के लेवल पर, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर के आधार पर ही इलेक्ट्रॉनों को हम लोग को फिलअप करना होता है। यानी कि इस केस में बी का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। एक और बचा है ये वाला, ये भी आपका हुंड्स रूल ही बताता है। तब अगर इसके अंदर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा क्यू आर, क्यू और आर। ठीक है, क्यू क्या है? हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये बात बिल्कुल सही है। बी का क्या हो जाएगा? तो इस केस में बी का हो जाएगा टी। ठीक है, और सी का क्या होगा? सी का हो जाएगा पी, सी का हो जाएगा पी, और डी का क्या हो जाएगा? एस, डी का हो जाएगा एस, जो कि यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। तब हम मैच कर सकते हैं डी का एस, सी का पी और बी का टी, बी का टी, बी का टी। तो कौन सा इस केस में आंसर हो जाएगा? तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 19 का सी नंबर। ए का आर, आर ही नहीं होता है, आर के साथ साथ एस भी होता है, क्यू आर दोनों होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं, फिर उसका पेयरिंग होता है। ठीक है, तो क्यू और टी दोनों ऑप्शन है पाउली के द्वारा, मतलब हुंड के द्वारा। ये हुंड्स के रूल है दोनों के दोनों। ठीक है, तो इस केस में सी वाला ऑप्शन दिया है, बस तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, क्यू और आर दोनों होने चाहिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट के 25 क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज इन एग्रीमेंट विथ बोर ऑर्बिटल। कौन सा क्वांटम मैकेनिक का जो ऑप्शंस दिए हैं वह बोर ऑर्बिट के द्वारा एग्रीमेंट करते हैं, यानी कि वह उसका समझौता, यानी कि उसमें लेना देना बोर ऑर्बिटल से है। इसके बारे में आपको बताना है, तो और पढ़ लीजिए और बताइए। तो पहला आपके सामने दिया गया है, द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नेवर बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वह एग्जैक्टली कभी भी नहीं डिटरमाइन किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड विथ ओनली हैव स्पेसिफिक वैल्यू। जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का वह क्वांटाइज्ड होता है ना। अगला, एन ऑर्बिटल कैन नॉट बी मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में कभी भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ठीक है, तब इस केस में आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस केस में आप देखेंगे तो क्या पूछा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वांटम मैकेनिक्स वाज इन एग्रीमेंट विथ बोर मॉडल। बोर मॉडल से कौन सा आपका एग्रीमेंट रखता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड दैट इज कैन ओनली हैव स्पेसिफिक वैल्यू। हाँ, यह क्वांटम नंबर के बारे में बताता है कि किसी भी
ऑर्बिटल का जो यानी कि किसी भी सब सेल का यानी कि शेल का जो एनर्जी होगा वह क्वांटाइज्ड होगा और उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा। यानी कि सेकेंड वाला आपका क्वांटम मैकेनिक के बारे में बताता है। ठीक है, बाकी सभी अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है यहाँ पर, इफ़ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए अलग अलग सेट दिए गए हैं क्वांटम नंबर का। पहला सेट x बराबर दिया गया है 3, 2, -2 और +1/2 और यहाँ पर दिया गया है y बराबर दिया गया है 3, 0, 0 और +1/2। तब यहाँ पर एक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है तो इसको बारे में हम लोग देखते हैं कि x एंड y हैव सेम एनर्जी। अच्छा, एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, x एंड y हैव सेम एनर्जी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। x और y की एनर्जी सेम नहीं है, x की एनर्जी ज़्यादा है, y की एनर्जी कम है। x एंड y हैव अनइक्वल एनर्जी, तो ये बात इसकी सही है, x और y की एनर्जी अलग अलग है। x एंड y रिप्रेजेंट द सेम इलेक्ट्रॉन, x और y एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे हैं। ना 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 ना, एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे बता रहे हैं। यह है आपका 3s और यह है आपका 3d है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बता ही नहीं सकते, भले ये प्लस है। ये बता रहे हैं कि दोनों का स्पिन सेम है। ठीक है, और यहाँ बोला है नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नहीं, बी वाला स्टेटमेंट आपका सही होगा। ठीक है, इस केस में आपका 21 का बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इस केस में आपका इसकी n+l की वैल्यू होती है 5 और इसकी n+l की वैल्यू होती है 3, यानी कि x की एनर्जी ज़्यादा होगा, y की एनर्जी कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू बताना है फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए आपको लेमडा की वैल्यू आपको बताना होगा। तो फिर लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें लेमडा की वैल्यू निकालना होगा। और क्या निकालना होगा, फर्स्ट बोर ऑर्बिट में है, यानी कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन लेमडा बराबर होता है h/m v। ठीक है, h/m v होता है। और इसके लिए अब हमें कुछ चीज़ें और करनी पड़ेगी। और लेमडा हमें पता कहाँ चलता है, तो हमें लेमडा पता चलता है डेल्टा ई से। डेल्टा ई बराबर होता है hc/लेमडा, है ना। और डेल्टा ई कैसे पता चलता है, यानी कि नहीं, यहाँ पर डेल्टा ई से नहीं लेना देना है, हमें डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, एंगुलर मोमेंटम के फार्मूला से। एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है mvr = nh/2π, nh/2π, है ना। तब r बराबर क्या होता है, nh/2π × mv। तो हमें r की सबसे पहले वैल्यू निकालना होगा। तो बोर ऑर्बिट के लिए, हाइड्रोजन के लिए r की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आता है आपका वैल्यू 0.529, है ना, 0.529। हमने थोड़ा सा ऊपर में शायद इस पर गलत कर दिया था, n² एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तब सही यही होगा। n की वैल्यू रखेंगे 1 और इसकी वैल्यू रखेंगे 1, तो r की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आपका r की वैल्यू आ जाता है यहाँ पर r की वैल्यू क्या आता है, एक सेकेंड, यहाँ से r की तब टर्म में नहीं निकालना है, mv की टर्म में निकालना होगा ना, तभी तो लेमडा निकलेगा। ठीक है, हाँ, r की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू भी 1 होता है, तो r बराबर इतना आ जाएगा। अब देखो हमें mv की वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पर mv की वैल्यू रख देंगे तो पता चल जाएगा लेमडा क्या होगा, क्योंकि h की वैल्यू तो पता ही है। तब mv बराबर क्या होता है, mv बराबर होता है nh/2πr हो जाएगा। अब r की वैल्यू हमें पता है, ये रखेंगे, तब mv की जगह पर हम क्या रख देंगे, mv = हो जाएगा n की वैल्यू 1 h/2π, r की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये रहने दो अभी, है ना। अब आगे देखो, ये वैल्यू हमें इस इक्वेशन में रखना होगा, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2।
अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे, जैसे वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एम वी की जगह पर रखेंगे h/2 और ये वैल्यू, तब रखते ही तुरंत क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, कैंसिल आउट हो करके, तब इक्वेशन को दोनों को मैच करेंगे, तब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे तो h अपान में 2 बार h हो जाएगा ना, h अपान में 2 पाई r की जगह पर 0.529 एंगस्ट्रॉम, और ये कट जाएगा, कैंसिल है ना, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसे ये कैंसिल आउट होगा आपका ये वाला ऊपर आ जाएगा, तो जैसे ऊपर आएगा तब लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर अब आपका हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 2 पाई और 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या आंसर इसी के टर्म में दिया है, तो वो चेक कर लेते हैं, शायद इसी के टर्म में आपका लेमडा की वैल्यू दिया हुआ है, 2 पाई 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। हाँ, बी वाला ऑप्शन इस केस में करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक यूरेनियम है जिसका ये आपका फार्मूला दिया हुआ है, एज्यूम्ड टू डिके, इसका जो है डिके होता है ओनली बाई इमिटिंग 2 अल्फा पार्टिकल, 2 अल्फा पार्टिकल और फिर 1 बीटा पार्टिकल इमिट होता है, तो कौन सा एलिमेंट बनेगा, तो देखो 92 यूरेनियम 235 ये दिया हुआ है। तो जब 2 अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एटॉमिक नंबर में से -4 होगा और एटॉमिक मास में से -8 हो जाएगा। ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा, 92 से घट करके हो जाएगा 88 और एलिमेंट का नाम होगा X, और इसमें से 15 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, यानी 237 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इस केस में आपका 237 तो है ना, 35 तो है ही, 227 हो जाएगा ना। अब देखो एक बीटा पार्टिकल भी रिलीज हो रहा है, तो जब एक बीटा पार्टिकल रिलीज हो रहा है तो बीटा पार्टिकल रिलीज होता है तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर में बढ़ोतरी होता है, तब 88 से क्या हो जाएगा 89x और 227। तो अब इसको चेक करो कि किसका एटॉमिक नंबर 89 है और किसका एटॉमिक मास 227 है। तो अगर हम देखेंगे तो एटॉमिक नंबर 89, 89, 89 चारों का है और एटॉमिक मास 227 89 का है ना, 89, 89, 227, इस प्रकार से हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको हम मिटा दे, समझ में आ गया ना, मिटा दे रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार पीछे करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या दिया हुआ है, या फिर इसको मिटाने की क्या ज़रूरत है, हम लोग अगले पेज पर कर सकते थे ना। देखिए छोड़िए, इसको नहीं मिटाते हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं, हमको बहुत सारा काम है अभी। एक एलिमेंट है आपका A, जिसका जो कि प्रोडक्ट में बदलता है, इसके लिए रेट कांस्टेंट KA है और टाइम जो है A है। इसी प्रकार से एक एलिमेंट B है जो कि इसका रेट कांस्टेंट KB है और टाइम जो है TB है। इसमें बदलने में A और B जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तब हाफ लाइफ पीरियड जो TA है यह इसका हाफ लाइफ पीरियड दिया है और TB भी हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है। ये सभी रिएक्शंस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सभी रिएक्शंस आपको जानना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसका हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, T और TB क्या है, हाफ लाइफ पीरियड है। एंड KA और KB रेट कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू दिया है समय का इनवर्स जो कि होता है। तब इसमें बताना है इफ़ हाफ लाइफ पीरियड आर इक्वल, जब हाफ लाइफ पीरियड इस दोनों का इक्वल है तो जो इसका डिसइंटीग्रेशन है, मतलब कि जो क्षय होने का रेट है, डिसइंटीग्रेशन रेट इसका क्या होगा, है ना, एट द स्टार्ट टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेट विथ सेम कंसंट्रेशन वुड बी। इसको सॉल्व करना होगा हमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जिसको केमिकल काइनेटिक्स नहीं आता होगा वह नहीं कर पाएगा इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के एक दूसरे चैप्टर से रिलेट रखता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तब इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फार्मूला होता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान में K, ये एक फार्मूला होता है। तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए T हाफ ऑफ A बराबर 0.693
अपान में के ए। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ इसमें मैंने पढ़ने में गलत तो नहीं किया है ना। टू अ रेडिएटिव एलिमेंट हाफ पीरियड दिया हुआ है के बी के, इफ हाफ लाइफ पीरियड आर इक्वल, दोनों का हाफ लाइफ पीरियड इक्वल है, तब डिसइंटीग्रेशन रेट एट द स्टार्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेट विथ सेम कंसंट्रेशन वुड बी। तब इसका हमको सॉल्व करना होगा। तब बी के लिए क्या रखेंगे, बी के लिए रखते हैं टी हाफ इजक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला आपका हो जाता है 1 अपान में के बी ऑफ बी, 1 अपान में के बी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक चीज़ और पता है इसके लिए कि टी हाफ ए इज इक्वल टू क्या है, टी हाफ बी, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तब इस केस में जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 0.693 अपान में के ए बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान में के बी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसको तब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो के ए अपान के बी बराबर हो जाता है, के ए अपान के बी बराबर आपका होता है आंसर 0.693 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि बी का कंसंट्रेशन। तब इसी प्रकार से ये हो जाता है सिमिलरली 0.693 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि इस केस में कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ बी, है ना। कंसंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तब हमारे पास एक फार्मूला होता है रेट का, रेट इज इक्वल टू होता है के ए और कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, तब दोनों का हमें वैल्यू रखना होगा। तब बी का कंसंट्रेशन कैसे निकलेंगे, तो जब बी का कंसंट्रेशन निकालने जाएंगे तो रेट ऑफ बी, यहाँ पर रेट ऑफ ए था, अब रेट ऑफ बी बराबर, इसके लिए फार्मूला हो जाए, इसके लिए वैल्यू हो जाएगा के बी और बी स्क्वायर, के बी और बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ए और बी बराबर है तो के बी और ए स्क्वायर, इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। ठीक है, अब जब दोनों को हम डिवीजन करेंगे तब सारी वैल्यूज़ कट पिट करके ख़त्म हो जाएगी। जैसे अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आता है, अर्थात इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अगर आप हम लोग देखें तो रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए अपन में रेट ऑफ बी इज इक्वल टू होता है के ए ऑफ ए और के ए ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर है। तब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, के ए अपान में के बी ए। ठीक है, तो के ए की वैल्यू क्या आया था स्टार्टिंग में, अगर हम देखें तो 0.693 था ना यहाँ पर। हाँ, इधर अगर हम लोग देखें तो दोनों की वैल्यू को हम लोग रखेंगे तो के ए बराबर हो जाएगा आपका, अलग अलग वैल्यूज़ को हम रखेंगे तो के ए अपन के बी ए रखेंगे, अर्थात देखो के अपन के बी ए का मतलब इन दोनों को रख करके सॉल्व करेंगे, तब इन दोनों को रख करके सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो बचेगा वो होता है 0.693। यहाँ से हम इसको रखेंगे, तब यह वैल्यू होती है सॉल्व करने के बाद आपका 0.693। आप लोग टाइम निकाल करके अच्छे से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका हो जाती है। और अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि के ए टी ए बराबर हो जाएगा, मतलब के ए और टी ए की वैल्यू 0.693 अपन में के ए सॉल्व करने के बाद फिर से आ जाएगा 0.693, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 0.693 आ जाएगा। ठीक है,
बोथ ए एंड बी, KATA भी आएगा और 0.693 भी आएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, हालांकि हमने इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री जो है आपका रिमूव कर दिया गया है, ये गलती से मिस्टेक से आ गया था। द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ Li2+, Li2+ के लिए सेकेंड बोर ऑर्बिट की वैल्यू बताना है। तो हमारे पास फार्मूला है आपका R = 0.529 इंटू में n² एंगस्ट्रॉम। n की वैल्यू रखेंगे, सेकेंड बोर ऑर्बिट बोला है ना, तो n की वैल्यू हो जाएगा आपका 2 और z की वैल्यू हो जाएगा 3। तब 0.529 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर अपान 3 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.529 इंटू में 4 अपान में 3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वैल्यू होता है किसका, R का। इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस को करने थे और आई थिंक आप सभी लोगों ने कर लिए होंगे, देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ये था आज का आपका हमारा JEE मेंस का छोटा टेस्ट हुआ था, उसका सारा एक्सप्लेनेशन हम लोग 55 मिनट में कवर कर दिए इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।